साथियों नमस्कार, जय हिंद। आप सबका मेरे YouTube चैनल पे हार्दिक स्वागत है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि 1 जुलाई 2024 से हमारे देश में नए कानून लागू हो गए हैं। 1 जुलाई 2024 से पहले आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट के तहत हम काम करते थे, लेकिन 1 जुलाई 2024 के बाद भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और साक्ष्य अधिनियम लागू हुए। सबसे पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें, ताकि मैं नेक्स्ट किसी भी टॉपिक पे कोई वीडियो बनाऊं तो आप तक पहुंच सके, अच्छी जानकारी आपको मिल सके। तो साथियों, आज हम बात करते हैं बीएनएस के तहत दर्ज होने वाली एफआईआर के प्रावधानों के बारे में। जैसा कि आप जानते हो कि जब भी कोई घटना घटित होती है, उस घटना के बारे में जो प्रथम प्रतिवेदन है वो होता है एफआईआर। ये तो आपको पता ही है कि संज्ञेय अपराध दर्ज होता है तो एफआईआर दर्ज होती है, और असंज्ञेय अपराध की एफआईआर दर्ज नहीं होती है। लेकिन नए कानून के तहत हमें कुछ बातों का ध्यान रखना है। वो ये है कि जब भी कोई परिवाद आपके समक्ष पेश हो तो आप उसमें उसका प्रश्नांकन करें और इन बातों का ध्यान रखें कि एफआईआर में जो मजमून लिखा गया है, क्या उसमें 11W का समावेश है, क्या उसकी पालना हुई है। 11W के बारे में आप जानते होंगे कि वोट, वेर, वो, कौन, कहाँ, क्या, जो भी 11 है उसका उसमें समावेश होना चाहिए। अगर मेन परिवादी ने कुछ घटना से संबंधित 11W से संबंधित कोई तथ्य छोड़ दिए तो उस एफआईआर दर्ज करने वाला अधिकारी प्रश्नांकन में ये अंकित करेगा और परिवादी से पूछ के अंकित करेगा। नए कानून के तहत हमेशा जो इंडोर्समेंट है उसकी वीडियोग्राफी करवाई जाए, और अगर परिवाद किसी महिला ने दिया है तो वो एफआईआर दर्ज महिला अधिकारी द्वारा प्रश्नांकित होगी और उसकी वीडियोग्राफी करवाई जाएगी। जैसा कि आप सब जानते हैं कि एफआईआर दर्ज परिवादी स्वयं पेश होकर कर सकता है। पहले 154 वन में परिवादी स्वयं पेश होकर करता था, एफआईआर दर्ज करवा सकता था। 154(3) में पुलिस अधीक्षक महोदय के मार्फत एफआईआर दर्ज करवा सकता था, और 156(3) में न्यायालय के मार्फत एफआईआर दर्ज करवा सकता था। उसी आधार पे अब भी धारा 173(1) बीएनएस के तहत परिवादी स्वयं पेश होकर मुकदमा दर्ज करवा सकता है। 173(4) के तहत पुलिस अधीक्षक के माध्यम से मुकदमा दर्ज करवा सकता है, और 175(3) के तहत माननीय न्यायालय से मुकदमा परिवाद पेश करके इस राशि के मार्फत मुकदमा दर्ज करवा सकता है। लेकिन नए कानून में ये प्रावधान किया गया है और माननीय न्यायालय को ये कहा गया है कि आप परिवाद आया उसमें डाक के हिसाब से काम नहीं करेंगे। पीठासीन अधिकारी इस बात का ध्यान रखेंगे कि क्या वो थाने पे गया है, क्या पुलिस अधीक्षक के समक्ष परिवाद पेश किया है, उसके बाद न्यायालय में आया है या उससे पहले ही आ गया। तो इस संबंध में वो शपथ पत्र लेंगे, माननीय न्यायालय शपथ पत्र उससे लेंगे कि मैं पहले मैं पुलिस थाने में भी गया हूँ, पुलिस अधीक्षक महोदय के पेश हुआ, मेरी एफआईआर दर्ज नहीं हुई, इसलिए मैं न्यायालय में आया हूँ। तो परिवादी को न्यायालय में 103 के तहत पहले जो परिवाद पेश करता था वो वर्तमान में 175(3) में जब परिवाद पेश करेगा तो उसको अपना शपथ पत्र देना होगा और ये बताना होगा कि मैं वास्तव में पहले थाने गया हूँ, पुलिस अधीक्षक महोदय के पास गया हूँ और मेरा अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं हुई है।
इसमें एक महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर ये कोर्ट में ये साबित हो जाता है शपथ पत्र के आधार पे कि ये पहले परिवादी थाने में भी गया है, पुलिस अधीक्षक महोदय के समक्ष भी पेश हुआ है और फिर भी उसकी एफआईआर दर्ज नहीं हुई, तो संबंधित थानाधिकारी के खिलाफ 199 बीएनएस के तहत अपराध का प्रकरण दर्ज हो सकता है, जो पहले 166 AIPC में होता था। वैसे ही परिवाद अगर कोई महिला अपराध से संबंधित है और वो अगर दर्ज नहीं किया है, असफल रहा है SHO, तो SHO खिलाफ कार्रवाई होगी। इसमें एक प्रावधान और किया गया है कि अगर कोई महिला से संबंधित परिवाद होगा तो उस परिवाद को महिला दर्ज करेगी। महिला अगर असमर्थ है लैंग्वेज में तो उसको दुभाषिया उपलब्ध करवाया जाएगा और उसके सारों की रिकॉर्डिंग होगी। एफआईआर के बारे में नए कानून के तहत बीएनएस के तहत दर्ज करने में भी ललिता कुमारी बनाम उत्तर प्रदेश सरकार का जो डिसीजन है वो लागू रहेगा। आप सब जानते हैं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट की ललिता कुमारी बनाम उत्तर प्रदेश सरकार में प्रावधान किया गया था कि कोई भी परिवाद थानाधिकारी जांच में रख सकता है। परिवाद किस संबंध में होना चाहिए? परिवाद होना चाहिए वैवाहिक संबंधों के बारे में, लेन देन के बारे में, डॉक्टर की चिकित्सीय लापरवाही है तो उसके बारे में परिवाद हो, या भ्रष्टाचार से संबंधित हो, या ऐसा प्रकरण जो 3 साल से पुराना हो, उसमें थानाधिकारी उस परिवाद को जांच में रख सकता है। एफआईआर करना जरूरी नहीं है, जांच में रख सकता है, लेकिन थानाधिकारी को एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि वो जांच 7 दिन में कंप्लीट करनी पड़ेगी उसको, और 7 दिन में तय करना पड़ेगा कि इस परिवाद में संज्ञेय अपराध कारित होता है या असंज्ञेय अपराध। संपूर्ण जांच नहीं करेगा वो, इस बात का पता लगाएगा कि इससे अपराध संज्ञेय बनता है या नहीं। अगर संज्ञेय बनता है तो एफआईआर दर्ज करनी होगी, अगर संज्ञेय नहीं बनता है तो उसको रोजनामचा डाल के न्यायालय को सूचित करना होगा। बीएनएस में एक नया जो प्रावधान है वो ये है कि कोई भी SHO परिवाद को जांच में रख सकता है 14 दिन के लिए, परंतु उसके लिए संबंधित वर्ताधिकारी से अनुमति आवश्यक होगी। बिना अनुमति के कोई भी थानाधिकारी परिवाद को बिना एफआईआर दर्ज किए नहीं रख सकता। इस बात का ध्यान रखें कि जब भी आप किसी परिवाद को जांच के लिए रखें तो CO की अनुमति आवश्यक होगी। नए कानून में बीएनएस के तहत आपको एफआईआर के बारे में लिखित या मौखिक या मुस्तकिल उपस्थित होकर दर्ज जो करवाता है, उसके अलावा भी एक प्रावधान किया गया है EFIR का, 0 FIR का। उस टॉपिक पे अपन नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। इस वीडियो में मेरा सिर्फ एफआईआर दर्ज करने के प्रावधान के बारे में ही मैंने बताया है। आप इसका स्पष्ट ध्यान रखें कि कोई भी परिवादी आए उस पर मुकदमा दर्ज करना है। महिलाओं से संबंध अपराध का परिवाद है तो उसमें महिला अधिकारी दर्ज करें, वीडियोग्राफी करें। कोई भी संज्ञेय अपराध का मुकदमा दर्ज अवश्य करें। महिला से संबंधित अगर कोई अपराध है तो उसकी एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। 7 दिन तक आप रख सकते हैं परिवाद को, लेकिन उसमें जो मैंने ललिता कुमारी बनाम उत्तर प्रदेश सरकार की रूलिंग बताई उसके तहत आप रख सकते हैं। अन्य परिवाद महिलाओं से संबंधित है और उस पर दर्ज नहीं हो तो कार्रवाई आपके खिलाफ 199 BNS में हो सकती है। कोई भी परिवाद अगर आपको जांच में रखना है तो संबंधित CO से 14 दिन की आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। ये कुछ मुख्य बिंदु एफआईआर दर्ज करने से संबंधित थे जो मैंने आपको बताए हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा EFIR और 0 FIR के क्या प्रावधान है। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। मेरे से जो भी जानकारी मैं जो दे पाऊंगा मैं आपके समक्ष पेश करूंगा और आप इस बात को
ध्यान रखें कि अगर किसी टॉपिक पे आप अगर समझ लिया आपने तो वो 5 मिनट का काम है, और नहीं समझा तो ताउम्र आप नहीं समझ पाओगे। इसलिए कि हर टॉपिक के बारे में आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। एफआईआर से संबंधित अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन हो, कुछ पूछना हो, तो मेरे कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर मुझे एक मैसेज डालें, मैं संबंधित को ज़रूर रिप्लाई करूँगा। थैंक यू।